हम लोग राइटिंग स्किल दैट हाउ टू राइट द आंसर क्लासरूम में करेंगे, और जिसमें कि 35 टेस्ट सीरीज होंगे, मॉड्यूलर, सेक्शनल एंड द फुल लेंथ टेक्स्ट। साथ ही साथ इसमें हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे और दैट हाउ टू राइट द आंसर एंड मेनी मोर थिंग्स जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज हमारा पहला क्लास है ना कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आप सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, आपका सिलेबस है। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कैसे डिफाइन करोगे कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान सिर्फ क्या एक रूल बुक है या उससे कहीं और अधिक है? दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो संविधानवाद है उसको भी समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और इसको कैसे समझ सकते हैं? तो इसको छोटे से उदाहरण से हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग का डे टू डे लाइफ का एक एग्जाम्पल लेंगे सो दैट यू कैन बेटर कोरिलेट। फिर हम लोग थोड़े उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है एंड इसको कैसे अचीव किया जाता है। डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल टर्म्स हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग तैयारी करें देन हमारा जो एक अप्रोच कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन्ड अप्रोच। तो डिसिप्लिन क्यों चाहिए? क्योंकि डिसिप्लिन से हमारे जो इफिशियंसी है वो थोड़ी ब्रशअप होती है। डिसिप्लिन हमें एक रूटीनाइज तरीके से काम करने के लिए हमें एक पैटर्न तरीके से काम करते हैं कि पीस मिल अप्रोच के साथ हम लोग टारगेट्स अचीव करते जाएं, और जब टारगेट्स हमको मिलते हैं तब हमको कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। कि सपोज कि आप छोटे पहले धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, एक स्मॉलर टेस्ट देते हैं, आप टेस्ट में अच्छा करें तो आपका क्या होता है? एक मोरल, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। सो डिसिप्लिन इज द मेन एस्पेक्ट। अब ये बताइए कि बहुत सारे हमारे साथ साथ आप लोग तैयारी करते हो, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वो कोई एक रूटीन बना के, जैसे कि घर में हम लोग काम करते हैं उसके थ्रू पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, उनका रूटीन ही होता है कि एक तरीके से पढ़ाई करना, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करना। तो उनके लिए मे और मे नॉट बी कि वो एक जो पेपर जो हम लोग घर पे पेस्ट करके पढ़ते हैं उसके थ्रू ना पढ़ें। सो वो सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। कुछ लोग अपने एक रूटीन बना के पेपर पे एक शेड्यूल बना के काम करते हैं, उसे भी हम लोग डिसिप्लिन बोल सकते हैं। और डिसिप्लिन को हासिल करने का वो एक मीन्स हो सकता है। ठीक, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि हम लोग यदि पेपर के शेड्यूल बना के पढ़े ही तो ही डिसिप्लिन्ड होंगे। दैट डिपेंड्स ऑन योर द हैबिट, दैट डिपेंड्स अपॉन योर दैट द लेवल ऑफ थिंकिंग एंड द गैप बिटवीन योर एफर्ट एंड दैट ऑब्जेक्टिव्स। ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, है ना। तो अब थोड़ा रिलेट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और जहां पर भी आप लोग पॉलिटी में इज्म जुड़ा हुआ देखो, जैसे कैपिटलिज्म, जैसे सोशलिज्म, जैसे और भी बहुत सारे टर्म्स आप बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिज्म, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो जहां पर भी इज्म जुड़ा हुआ रहे, इज्म का मतलब क्या होता है ना? आइडियोलॉजी। ठीक, इट मीन्स इट इज एन फिलॉसफी, इट इज एन आइडिया। सो इज्म का मतलब आइडिया होता है ना। सो इज्म मतलब ये भी कुछ आइडिया है। ये क्या आइडिया बोलता है? ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इट इज ए फिलॉसफी, इट इज एन आइडियोलॉजी, इट इज एन आइडिया, जो बात करता है कि कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट ना? लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए? लिमिटेड। गवर्नमेंट कैसा नहीं होगा? अनलिमिटेड। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ। तो ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए कंडीशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए आइडियोलॉजी which is based on the idea of rule of law and the limited government। ठीक है, कई बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया है
कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि लिमिटेड गवर्नमेंट हो और रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड हो, है ना। अभी थोड़ा और समझेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट का बात क्या होता है या किसको लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं। समझिए कि जैसे आप लोगों में से कितने लोग को थोड़ा बहुत भी आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब होता है लेजिटिमेट पावर, एक्सेप्टेड पावर, ठीक है, जो लीगल पावर हो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑफिशियल्स को किसी हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड से ऑथराइज किया गया है उस पावर को एक्सरसाइज कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी इज समथिंग एक्सेप्टेड। अथॉरिटी क्या होगा? समथिंग एक्सेप्टेड। ओके, तो अथॉरिटी के साथ क्या आएगा? हमेशा एक्सेप्टेंस आएगा। अथॉरिटी लीगल पावर है, लेजिटिमेट पावर है, अथॉरिटी के साथ कंप्लायंस जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो मैक्स वेबर नाम के एक फिलोसोफर थे और इनको सोशियोलॉजिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स बोला जाता है और इनकी थ्योरी ऑन ब्यूरोक्रेसी ये बहुत ही फेमस है। ब्यूरोक्रेसी चैप्टर भी है आप लोग का सिलेबस में। तो सॉरी, सो ब्यूरोक्रेसी पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि दैट इज अथॉरिटी, और अथॉरिटी में उन्होंने 3 टाइप की अथॉरिटी की बात करी थी। एक दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, सेकेंड द करिश्मेटिक अथॉरिटी, एंड थर्ड लीगल रैशनल अथॉरिटी। ठीक, अथॉरिटी क्या होता है बच्चों? अथॉरिटी इज द लीगल पावर, लेजिटिमेट पावर, वेस्टेड पावर, एक्सेप्टेड पावर, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। और एक थिंकर्स है मैक्स वेबर, उन्होंने अथॉरिटी के बारे में बोला कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक एंड द लीगल रैशनल अथॉरिटी। फिर द ट्रेडिशनल अथॉरिटी में उन्होंने बोला कि ये सारे अथॉरिटी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बनाता है। ठीक है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी कुछ सिस्टम्स बनाता है, और क्या क्या सिस्टम्स बनाता है? ना ट्रेडिशनल अथॉरिटी बनाता है दैट इज कॉल्ड पैट्रिमोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं? लिख लेंगे पैट्रिमोनियल। और ट्रेडिशनल अथॉरिटी कभी कभी एक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाता है जिसको बोलते हैं फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाता है, एक पैट्रिमोनियल और एक फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। करिश्मेटिक अथॉरिटी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बनाता है, और लीगल रैशनल अथॉरिटी एक सिस्टम बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ठीक, अभी घबराने की बात नहीं है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कि जो हम लोग यहां पर 9 बजे से लेके 1 बजे तक अराउंड 4 to 5 आवर्स में क्लास करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 20 मिनट्स के वीडियो में उसके कुछ एसेंस को प्रोवाइड किया जाए, बिकॉज ये तो हमेशा एक लिमिटेशंस होगा कि वो पूरे क्लासरूम की चीजों को आपको ऑनलाइन मोड में यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपलोड किया जाए। सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, बट आई एम टेकिंग माई एफर्ट कि जो लोग एटलीस्ट अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, दे स्टार्टेड दैट डूइंग द थिंग्स, गेटिंग माई पॉइंट, एंड यू आर द मोस्ट वेलकम टू द इंस्टीट्यूट। हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं एंड वी आर रनिंग आउट द न्यू बैचेज एंड वी आर इन द डायरेक्शंस टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द 5 to 6 month। ठीक है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैं सिंपल भाषा में ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ, लेकिन एक लेवल से ही हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग को एक मिशन के साथ पढ़ना है, हमें कोर्सेस कंप्लीट करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने क्या बोला कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है, एक एनवायरनमेंट है, एक एम्बियंस है, जो किस पे बेस्ड होता है ना, रूल ऑफ लॉ पे और द लिमिटेड गवर्नमेंट पे। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कैसा होगा? लिमिटेड होगा, रूल्स पे बाउंड होगा, चेक्स एंड बैलेंस पे काम करेगा। गवर्नमेंट कैसा नहीं हो सकता है? अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट कैसा नहीं हो सकता है? टोटलिटारियन नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट कैसा नहीं हो सकता है? ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता है। ठीक, तो लिमिटेड गवर्नमेंट होगा। दूसरा दैट कि रूल ऑफ लॉ, कि मतलब ये रूल ऑफ लॉ का मतलब होगा कि दैट इज रूल बाय द लॉ एंड नॉट रूल बाय द मैन, कि मतलब देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ।
ठीक है, क्या होगा? देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, लॉ सुप्रीम होगा। एंड व्हाट इज लॉ? लॉ रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव विल्स ऑफ द स्टेट, विल्स ऑफ स्टेट। लॉ रिफ्लेक्ट्स द कलेक्टिव विल्स ऑफ द स्टेट। एंड स्टेट क्या होता है ना? स्टेट, व्हाट इज स्टेट? स्टेट कंसिस्ट ऑफ द 5 कंपोनेंट्स, द टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट, सोवरेन गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस। ना स्टेट के ओरिजिन से रिलेटेड जॉन लॉक एंड थॉमस हॉब्स की थ्योरी फिलॉसफी में बताऊंगा कि इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट्स, स्टेट क्या है, ठीक। लेकिन अभी चूंकि हम लोग आज फर्स्ट क्लास है, आप लोग अपने दिमाग में इसको सेट करेंगे कि जब भी हम लोग स्टेट बोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट? The state consists of the territory, then in this territory there shall be the defined class of people and those peoples elects the government and that government किस नेचर के होंगे? सोवरेन नेचर के होंगे और उस गवर्नमेंट की एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी होगी। तो इस 5 कंपोनेंट्स को मिला के स्टेट के डेफिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक। तो स्टेट हो गया, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगा। एंड लॉ क्या रिफ्लेक्ट करता है? विल्स ऑफ द स्टेट। एंड स्टेट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्रुपिंग्स, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, हालांकि दैट हम लोग जब जॉन लॉक की थ्योरी पढ़ेंगे, जॉन लॉक और एक थॉमस हॉब्स, इन दोनों ने ओरिजिन ऑफ द स्टेट्स के बारे में बात करी, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं क्लास में नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक प्रीमाइस समझते हैं कि ये स्टेट है क्या। स्टेट क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नेचर ऑफ स्टेट, देयर इज समथिंग कॉल्ड नेचर ऑफ स्टेट। एंड नेचर ऑफ स्टेट एक ऐसा कंडीशन है दैट इज फ्री फ्रॉम एंथ्रोपोमॉर्फिक लॉज, एंथ्रोपोमॉर्फिक लॉज। एंथ्रोपोमॉर्फिक लॉज का मतलब मैन मेड लॉज, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिक लॉज। तो एक कंडीशन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेचर ऑफ स्टेट। और वो नेचर ऑफ स्टेट एक ऐसा कंडीशन है जहां पर कोई भी मैन मेड लॉज नहीं है। जैसे आज के लीगल लॉज हैं, आज के स्टैट्यूटरी लॉ, मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ, ठीक है। जैसे कि कस्टम, ट्रेडिशंस, कन्वेंशन, इसको कस्टमरी लॉज बोलते हैं, ठीक है। जब आप लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ को डिफाइन करने की कोशिश करता है। तो लॉ बेसिकली कितने चीजों को रखता है ना? देयर इज समथिंग कॉल्ड परमानेंट लॉ, देयर इज समथिंग कॉल्ड टेम्पररी लॉ, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द कस्टमरी लॉज। 4 तरह के लॉ होते हैं। परमानेंट लॉ मतलब जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली बनाता है उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट लॉ। जो टेम्पररी लॉ का मतलब ऑर्डिनेंसेस को बोला जाता है टेम्पररी लॉ। जैसे गवर्नर, प्रेसिडेंट बना सकते हैं ना ऑर्डिनेंसेस, इसको बोलते हैं टेम्पररी लॉ। स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन का मतलब समथिंग एक होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। क्या होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। माने कोई एग्जीक्यूटिव्स जब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाता है उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी घबराना नहीं है, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव द जिस्ट। फिर कस्टमरी लॉज होते हैं बहुत सारे, जैसे कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको भी फॉलो किया जाता है। उसमें भी एलिमेंट ऑफ कंप्लायंस होता है, उसको क्या रखेंगे हम लोग? कस्टमरी लॉज में। तो लॉ ये बड़ा टर्म है और बेसिकली लॉ क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द विल्स ऑफ द स्टेट, ठीक। तो ये सारे लॉ धीरे धीरे बने, एक ही बार में तो नहीं बने। तो हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं और एक आइडियलिस्टिक कंडीशन ले रहे हैं जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट है जहां कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी मेन मेड लॉ नहीं है। तब एक कुछ ग्रुप ऑफ थिंकर्स थे, उनका व्यू पॉइंट है कि इस नेचर ऑफ स्टेट में ना दैट इंडिविजुअल जो भी पीपल हैं उनको 3 तरह के राइट्स दिए गए। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ठीक, एंड राइट टू प्रॉपर्टी। 3 फंडामेंटल राइट्स हैं। बेसिक इनको नेचुरल राइट्स बोला गया। इनको क्या बोला गया? नेचुरल राइट्स।
नेचुरल राइट्स का मतलब क्या होगा ना, जो नेचर राइट प्रोवाइड करता है उसको नेचुरल राइट्स बोलते हैं, है ना। तो नेचर ने कौन कौन से राइट्स दिए, एक तो लाइफ का, लिबर्टी का और प्रॉपर्टी का। तो इन तीनों राइट्स को नेचुरल राइट्स बोलेंगे और इनको किस तरह के राइट्स बोलेंगे ना, इनडिविजिबल राइट्स, इनडिविजिबल राइट्स। मतलब इन राइट्स को छीना नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि इनको नेचर हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए इनको किस तरह के राइट्स बोलेंगे ना, नेचुरल राइट्स। और चूंकि इनको छीना नहीं जा सकता है इसलिए इसको किस तरह के राइट्स बोलेंगे, इंडिविजिबल राइट्स। लेकिन ह्यूमन बीइंग बाय नेचर किस तरह के होते हैं ना, सेल्फिश बाय द कैरेक्टर, सेल्फिश बाय द कैरेक्टर। ह्यूमन बीइंग्स ज्यादा से ज्यादा लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा। तो उस नेचर ऑफ स्टेट में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ अगेंस्ट होते चला जाता है और धीरे धीरे एक ऐसा सिचुएशन बनता है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होता है। क्या बोला मैंने कि इंडिविजुअल राइट्स दिए, इंडिविजुअल राइट्स माने राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और ये इंडिविजुअल राइट्स नेचुरल राइट्स हैं, बट ह्यूमन बीइंग बाय नेचर सेल्फिश कैरेक्टर के होते हैं। ये बेसिकली हम लोग थॉमस हॉब्स के कुछ आइडियाज को ले रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली अभी रेफर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा कि एक पर्टिकुलर थिंकर्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे। मैं आइडिया बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप लोग कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे, स्टेट कैसे पहुंच रहे हैं हम लोग, ठीक। तो हम क्या बात कर रहे थे कि दैट सेल्फिश कैरेक्टर, और सेल्फिश कैरेक्टर के चलते क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो प्रॉपर्टी ये नेचुरल थिंग है, तो ये सभी इंडिविजुअल उसको एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, तो कैसा होगा, झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उसको पहले इंडिविजुअल शुरू हुआ, फिर ग्रुप शुरू होगा। तो उसी सिचुएशन को बोला गया दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होगा तो वो सोसाइटी बताओ कि स्टेबल सोसाइटी होगी कि अनस्टेबल सोसाइटी होगी। ऑफ कोर्स अनस्टेबल सोसाइटी होगी, है ना। वो एनार्किक सोसाइटी होगी, ठीक है, अपहीबल सोसाइटी होगी, टॉप्सी टर्मिनस होगा। सो अपहीबल सोसाइटी, टॉप्सी टर्मिनस होगा, एनार्किक सोसाइटी होगी। इसका मतलब वो सोसाइटी कैसी होगी, अनसस्टेनेबल सोसाइटी होगी, है ना। और कोई भी चीज अनसस्टेनेबल होना चाहेगा क्या, नहीं। जैसे आप लोग साइंस में जो भी थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं, मतलब जो भी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है इंट्रोपी, लिखते हैं एस से। इंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक। और केमिस्ट्री में एक बेसिक फॉर्मूला काम करता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनस्टेबिलिटी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कि मतलब जिसका लो एनर्जी होगा वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा, जो हाई एनर्जी के होगा वो लेस स्टेबल सिस्टम होते हैं, है ना। तो ये सोसाइटी एनार्किक हो गया, टॉप्सी टर्मिनस हो गया। इसका मतलब वो सोसाइटी अनस्टेबल सोसाइटी होगी, और कोई भी सोसाइटी, कोई भी सिस्टम अनस्टेबल रहने की कोशिश नहीं करता है। तो फिर रिस्टोर करेगा स्टेबिलिटी को आने के लिए। तो स्टेबिलिटी को आने के लिए रिस्टोर करेगा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई अथॉरिटी ही नहीं है जो इसको डिक्टेट करेगा कि भाई तुम गलत हो, इसके लिए तुमको पनिशमेंट दिया जा सकता है, यदि तुम सही हो तो उसके लिए तुमको रिवार्ड मिल सकता है। कोई अथॉरिटी है क्या, क्योंकि अभी इंडिविजुअल है, सब फाइट कर रहे हैं, क्यों, लिबर्टी, इक्वल प्रॉपर्टी, ये तो नेचुरल राइट्स है, सबका राइट्स है। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हो गया, लेकिन उनको रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी तो है ही नहीं अभी। सो इस बैकड्रॉप में ह्यूमन बीइंग्स ने सोचा, एंड ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो बाउंड विद ह्यूमन कैरेक्टर। ह्यूमन बीइंग के पास एक ह्यूमन कैरेक्टर होता है, और ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है, टू बी ऑटोनोमस, टू बी ऑटोनोमस एंड टू बी efficient एंड टू बी रैशनल, ठीक है। ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं ना, रैशनल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ऑटोनोमस ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, क्योंकि इनके पास पावर ऑफ थिंकिंग होगा। ह्यूमन बीइंग्स
have the power of thinking. Human beings have the power of logic. Human beings have the power of reasoning. So that is why human beings understand. उन्होंने सोचा and then they created a type of authority और वो authority के सामने सब लोगों ने submit किया. Authority कब होगा? जब तुम उसको respect करोगे. ठीक, जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी है? इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी. क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. तीनों इक्वल डिवीजन ऑफ पावर्स पे काम करते हैं एंड देन दैट वी से कि दैट वी आर ए डेमोक्रेटिक स्टेट. तो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी यदि डिस्टर्ब होगा तो डेमोक्रेसी बिकम्स दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल. सो वहां पर हमने क्या बात करी कि इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को क्रिएट करा जाएगा कि सारे लोग उस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करेंगे पहले, फिर सबमिट करेंगे कि वो इंस्टीट्यूशन सबके लिए इक्वल है. यदि और उनको राइट्स दिया जाएगा, लीगल राइट्स, कि यदि गलती करेगा तो वो अथॉरिटी पनिशमेंट देगा, यदि रिवार्ड होगा, यदि अच्छे काम करेंगे तो वो अथॉरिटी उसको रिवार्ड देगा. थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो? तो दैट इज समथिंग कॉल्ड, इस तरह से एक सुप्रीम अथॉरिटी क्रिएट किया गया और वो सुप्रीम अथॉरिटी को लोगों ने फॉलो करना शुरू किया. समझ में आया कि जैसे ही एनार्किक सिचुएशन से अपने सोसाइटी को ठीक करने के लिए एक अथॉरिटी क्रिएट किया जाएगा तो एक क्या अथॉरिटी बना ना? सुप्रीम अथॉरिटी, है ना, सुप्रीम अथॉरिटी. और वो सुप्रीम अथॉरिटी जब बड़ा होते चला गया, उस सुप्रीम अथॉरिटी को एक नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया ना? लेविअन्ना. LEVIATHAN. पढ़ते हैं लेविअन्ना, लिखते हैं लेविएदन, राइट. सो लेविअन्ना क्या है? इट इज ए सुप्रीम अथॉरिटी और इट इज कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्रुपिंग्स. मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रुपिंग्स. लेविअन्ना किसी एक को रिप्रेजेंट नहीं करता है. लेविअन्ना प्लूरल टर्म्स हैं, ये ग्रुप को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि ग्रुप का अथॉरिटी है. सो दैट इज व्हाई लेविअन्ना रिफ्लेक्ट्स द ग्रुप्स. लेविअन्ना इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रुपिंग्स. और ये लेविअन्ना जो हाईएस्ट फॉर्म का लेविअन्ना बनेगा, वो हाईएस्ट फॉर्म का लेविअन्ना क्या कहलाता है? स्टेट. कुछ समझ में आया बच्चों कि इट इज कॉल्ड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द लेविअन्ना. हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लेविअन्ना. सो कैसे कैसे बताया कि देयर इज ए नेचर ऑफ ए स्टेट. इन नेचर ऑफ ए स्टेट देयर इज सिचुएशन समथिंग कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल. ये क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज नो रेगुलेशन, देयर इज नो सुप्रीम अथॉरिटी. नाउ सो ये इस तरह से एक अनसस्टेनेबल सोसाइटी बनी एंड फिर उस अनसस्टेनेबल सोसाइटी को ठीक करने के लिए एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाया गया. और ये सुप्रीम अथॉरिटी का जो मैनिफेस्टेशन है उसको बोलेंगे लेविअन्ना, माने बिगर रूप. और हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन क्या कहलाता है? स्टेट. इसका मतलब सबसे नीचे क्या है? पीपल. और सबसे ऊपर क्या है? स्टेट. इसका मतलब है कि दैट पीपल्स मैनिफेस्ट द स्टेट एंड दैट स्टेट मैनिफेस्ट द पीपल, है ना. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड द सिम्बायोसिस. देयर इज समथिंग कॉल्ड सिम्बायोसिस बिटवीन पीपल एंड दैट स्टेट. दैट स्टेट reflects the people, state manifests the people and people manifest the state. समझ में आया? इसका मतलब है कि the state can never be destroyed, the peoples are the center of that state. इसलिए जब हम लोग डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट, तो डेमोक्रेटिक स्टेट में बताओ that the peoples are the center. और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी. नाम सुने हो पॉपुलर सोवरेनिटी का? द डेमोक्रेसी में पीपल्स आर द सुप्रीम. द डेमोक्रेसी में सेंटर ऑफ गवर्नेंस क्या होते हैं? पीपल. द पीपल्स आर द सुप्रीम मास्टर. इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपली? द पॉपुलर सोवरेनिटी. क्यों? क्योंकि पीपल रिफ्लेक्ट्स द स्टेट एंड दैट स्टेट रिफ्लेक्ट्स द पीपल. थोड़ा समझ में आया फंडा? अब ये जो स्टेट है, अभी स्टेट को चलाने के लिए 5 कंपोनेंट्स हैं. अभी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट में इस स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे ना? वहां पर क्या होगा? पहले टेरिटरी, फिर क्या होगा? पीपल, फिर क्या होगा? गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट कैसा होगा? सोवरेन गवर्नमेंट, और वो सोवरेन गवर्नमेंट के साथ साथ उसका एक क्या होगा ना, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो ये 5 कंपोनेंट है जो स्टेट को डिफाइन करेगा, और उसमें से एक कंपोनेंट क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट गवर्न्स द पीपल। सो गवर्नमेंट एक तरीका है जो रूल करने का। सो गवर्नमेंट इज देयर, एंड गवर्नमेंट के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बोलते क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। So legislature, executive and judiciary, these are the 3 organs of the government. These are called 3 organs of the government, and इसको क्या बोलते हैं? Trinity of the government. क्या बोलते हैं? Trinity of the government. कुछ समझ में आया यहां तक कि Trinity of the government है? क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्न द पीपल, गवर्नमेंट इज ए मींस टू गवर्न द पीपल। ठीक, नाउ ये कैसे करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ द स्टेट, मतलब द पावर का डिवीजन होता है इनके बीच में, अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। इनका प्राइम काम है लॉ बनाना, और लॉ क्या करता है ना, स्टेट के विल्स को रिफ्लेक्ट करता है ना। लॉ रिफ्लेक्ट्स द विल्स ऑफ द स्टेट। देन एग्जीक्यूटिव क्या होगा ना, उसी लॉ को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करेगा। जैसे तैसे नहीं, जैसा लॉ बनाया गया उसी लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करेगा। एंड जुडिशरी विल चेक दैट वेदर, मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, that judiciary will scrutinize, that is called the legality and the constitutional validity of the law. ठीक, तो ये सारे तमाम बातें जब करें तो हम लोगों ने देखा there is something called the government. So government का मतलब जो चलाता है। तो पहले क्या प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता था ना, एक सब लोग जानते हो कि राजशाही, जिसको क्या बोलते हैं? मोनार्की। सो मोनार्की याद आया कुछ ना? पेट्रीमोनियल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेसी की अथॉरिटी में मैंने बताया, वो पेट्रीमोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या कहलाता है ना? मोनार्की। सो मोनार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मोनार्की किस चीज पे बेस्ड होता है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे, कि राजा जो होता है उस पे सारे डिसीजन टेकिंग पावर्स कंसंट्रेटेड होते हैं। और डिसीजन टेकिंग पावर जब बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। ये कहां कंसंट्रेटेड होगा? किंग में। तो किंग के ऊपर में क्या कोई चेक्स बैलेंसेस है? नो। किंग इज द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। The words of the kings are the highest law of the land, and that is called orders of the kings are the highest executive actions. Getting my point? The wishes of the kings reflect the wishes of the state. So that is why जो king, इसका मतलब monarchy होते थे। So is the monarchy is a limited government? No, monarchy is not a limited government. Monarchy is something unlimited. So that is why हम लोग को एक जरूरत पड़ी, जैसे जैसे हम लोग डेमोक्रेसी की ओर बढ़े। अब ये डेमोक्रेसी कैसे आया, पूरा एक हिस्ट्री है, टाइम कम है तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं, बट डेमोक्रेसी है जो ओरिजिन, जहां पर पीपल बिकम द सेंटर ऑफ गवर्नेंस, पीपल बिकम द सुप्रीम मास्टर। और उसी डेमोक्रेसी को जब चलाया गया तो पीपल्स कैसे गवर्न करेंगे ना, पीपल विल गवर्न थ्रू ए लिमिटेड सिस्टम। एक लिमिटेड गवर्नमेंट का फंडा आया कि गवर्नमेंट कैसे होंगे? अनलिमिटेड नहीं होंगे। गवर्नमेंट कैसा होगा ना, लिमिटेड होगा। और इसी लिमिटेड गवर्नमेंट के बैकड्रॉप में क्या कॉन्सेप्ट जर्मिनेट होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कि गवर्नमेंट कैसा होगा? लिमिटेड गवर्नमेंट होगा। अब लिमिटेड गवर्नमेंट को हासिल कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ चीजें आई, और उसमें से जो सबसे इफेक्टिव चीज क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सबसे इफेक्टिव चीज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मींस टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो मैं पूछूंगा कि बताओ पहले कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? अब तो क्लियर हो गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है।
सो कैसे हासिल करेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट? ना कॉन्स्टिट्यूशन बना के इन द मॉडर्न टाइम. सो दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए मीन्स टू अचीव व्हाट? ना constitutionalism. It is a means to achieve the constitutionalism. And what is constitutionalism? It is an ideology. It is a condition which is based on the principle of limited government and the rule of law. ठीक. अब ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इसके लिए एक अलग थ्योरी है, दैट इज नाउ लेट्स से द रूल ऑफ लॉ. सो रूल ऑफ लॉ इसका मतलब यहां पर क्या चीज पे फोकस होगा ना? सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ. किस चीज पे फोकस होगा बताओ? सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ. मतलब लॉ सुप्रीम है. क्या मोनार्की में लॉ सुप्रीम हो सकता था? नो. जो मोनार्क बोल दिया, जो राजा बोल दिया, वही तो लॉ है. इसका मतलब जो वर्ड्स ऑफ द किंग हो गया वो क्या हो गया? हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. लेकिन यहां पर लॉ कौन बनाता है? इट रिफ्लेक्ट्स द स्टेट के विल्स को रिफ्लेक्ट करेगा. और स्टेट क्या है? इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रुपिंग लेवियन्ना. ठीक है. सॉरी. तो हम लोग जब बात कर रहे थे रूल ऑफ लॉ, तो ये रूल ऑफ लॉ में एक तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं. तो एवी डाइसी ने क्या बोला? एवी डाइसी बोले कि he defined the rule of law in 3 important terms. उन्होंने 3 कंपोनेंट बोला कि रूल ऑफ लॉ में क्या होना चाहिए. 3 कंपोनेंट्स. तो अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ मींस, तो रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी तो 3 चीज है. एक ए ई आई. ठीक है, लक्ष्मीकांत के बुक में भी पढ़े होंगे ए ई आई. सो व्हाट इज दिस ए ई आई? ए माने एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस. ऐसे याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस. ठीक है, कि बिना लॉ के वायलेशन के लिए किसी पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता है. आर्बिट्ररी स्टेट किसी को पनिश नहीं कर सकता है. ये चीज होगा पहले काम. मतलब अपने विल्स एंड फैंसीज में कोई काम नहीं कर सकता है. दैट इफ एनी एक्शन इज डन, उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा. कहां पर? इंस्टीट्यूशंस है, लाइक लेजिस्लेचर है, लाइक पार्लियामेंट है. इसका मतलब यहां पर प्लूरलिटी इज द एसेंस. सो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस मतलब आर्बिट्ररी काम कुछ भी नहीं होगा. सेकंड, दैट ई मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ. सेकंड इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ. इसका मतलब लॉ के सामने सभी बराबर हैं. कोई क्राइम करेगा तो वेदर यू रीच, पुअर, हैव नॉट्स, ओके, सो तुमको सेम क्राइम के पनिशमेंट मिलेंगे, सेम नेचर के पनिशमेंट मिलेंगे, बिकॉज द लेंस ऑफ द लॉ डू नॉट मेक ए डिफरेंशिएशन. ठीक. तो लॉ क्या बात करता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करता है. एंड थर्ड इज दैट इज इंडिविजुअल प्राइमेसी. इंडिविजुअल राइट्स और प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स. प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. एक्चुअली एवी डाइसी यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में लिखे थे. सो यूरोप में जो ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ना? प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. पार्लियामेंट सोवरेन है. तो उन्होंने जो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ब्रिटेन, दैट इज कॉल्ड लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक. सो दैट इज व्हाई द ब्रिटेन में क्या होता है कि दैट कि जो बहुत सारे जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए, जो इंडिविजुअल राइट्स के, लिबर्टी के, प्रोटेक्शंस के रिलेटेड जो डिसीजंस और जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए, उनको कोरोबोरेट करके जो बनाया गया, कोडिफाइड चीजें बनाया गया, दैट इज समथिंग कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है ना? पहले इंडिविजुअल राइट्स है, बाद में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक. पहले इंडिविजुअल राइट्स है, बाद में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जब हम लोग का देश आजाद हुआ तो हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम लोग किसको अडॉप्ट करें, रूल ऑफ लॉ. तो ये बात करी कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस. बोला कि ठीक है, आर्बिट्ररी कोई एक्शन तो हम लोग को नहीं करना है, करना भी नहीं चाहिए, तो ये कंपोनेंट है कि हम लोग अडॉप्ट करें इंडियन मॉडल. अब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं. इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये भी बोला कि ठीक है. लेकिन ये बात हुई कि इंडिविजुअल राइट्स वाले जो फंडे हैं कि दैट प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, मतलब इंडिविजुअल राइट से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना, ये बोला कि नहीं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड.
सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स ऑफ सारे राइट्स एंड अथॉरिटीज होगा। इसका मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स एंड इंडिविजुअल राइट्स हम लोग के यहां पर क्या होगा ना, डिराइव्ड राइट्स होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स एंड दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल राइट्स आर द डिराइव्ड राइट्स। गेटिंग माय पॉइंट? सो द इंडियन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट एक्सेप्ट की एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, सेकेंड द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लेकिन थर्ड कंपोनेंट को इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया गया। तो इंडियन मॉडल ऑफ रूल ऑफ लॉ समझ में आया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोर्स है, सारे राइट्स उसी से डिराइव्ड होते हैं। एनी लॉ वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन देन दैट इज समथिंग कॉल्ड नल एंड वॉइड डिक्लेयर्ड बाय द जुडिशियरी। ठीक, तो ये बहुत सारी बातें हैं हम लोग करेंगे। तो आज लिमिटेशंस है टाइम का, इसलिए हम लोग अगले क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेंगे कि जैसे एक ट्रिक्स में बता रहा हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड बैग ऑफ आइडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे वैल्यूज हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मीन्स टू अचीव द एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक, तो और हम लोग बातें करेंगे, हम लोग का टाइम हो गया है, अब हम लोग यहां पर ऑफलाइन क्लासरूम करेंगे। सो दैट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग के पास भेजा जाए सो दैट यू कैन रियलाइज दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द जेपीएससी। So those that who actually interested, please come join to our the institute. Thank you.